नॉर्वे का भूरा भालू। आयरलैंड में एक राजा था और उसकी 3 बेटियां थीं और वे बहुत अच्छी राजकुमारियां थीं। और एक दिन जब वे और उनके पिता लॉन पर टहल रहे थे, राजा ने उनके साथ मजाक करना शुरू किया और उनसे पूछा कि वे किससे शादी करना चाहेंगी। एक ने कहा, मैं उल्स्टर के राजा को पति के रूप में लूंगी। दूसरी ने कहा, और मैं मुंस्टर के राजा को लूंगी। और सबसे छोटी ने कहा, मैं नॉर्वे के भूरे भालू के अलावा किसी और को पति नहीं बनाऊंगी। क्योंकि उसकी एक नज़ उसे एक जादुई राजकुमार के बारे में बताया करती थी जिसे वह उस नाम से पुकारती थी, और वो उससे प्यार करने लगी, और उसका नाम उसकी जुबान पर सबसे पहले आया क्योंकि पिछली रात उसे उसका सपना आया था। खैर, एक हंसी और दूसरी हंसी, और वे पूरी शाम राजकुमारी के साथ मजाक करते रहे। लेकिन उसी रात वो एक बड़े हॉल में अपनी नींद से जाग उठी जो 1000 दीपों से जगमगा रहा था। फर्श पर सबसे कीमती कालीन बिछे हुए थे और दीवारें सोने और चांदी के कपड़े से ढकी हुई थीं, और जगह भव्य मेहमानों से भरी हुई थी। और वह बहुत ही सुंदर राजकुमार जो उसने अपने सपनों में देखा था वहाँ था, और एक पल भी नहीं बीता जब वो उसके सामने एक घुटने पर था और उसे बता रहा था कि वह उससे कितना प्यार करता है, और उससे पूछ रहा था कि क्या वो उसकी रानी नहीं बनेगी। खैर, उसके पास उसे मना करने का दिल नहीं था और उन्होंने उसी शाम शादी कर ली। अब मेरी प्रियतमा, जब वे अकेले रह गए तो उसने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जादू के प्रभाव में हूँ। एक जादूगरनी जिसकी एक सुंदर बेटी थी मुझे अपने दामाद के रूप में चाहती थी, लेकिन माँ को वह मिल गया, मुझ पर अधिकार कर लिया, और जब मैंने उसकी बेटी से विवाह करने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे दिन में भालू का रूप धारण करने को कहा, और मुझे तब तक ऐसा ही करना था जब तक कोई महिला अपनी स्वतंत्र इच्छा से मुझसे विवाह नहीं कर लेती, और उसके बाद 5 साल तक महान परीक्षणों को सहन नहीं करती। खैर, जब राजकुमारी सुबह उठी तो उसने अपने पति को अपने पास से खो दिया और दिन बहुत उदास होकर बिताया। लेकिन जैसे ही भव्य हॉल में दीप जलाए गए जहां वह रेशम से ढके सोफे पर बैठी थी, तय दरवाजे खुल गए और अगले ही मिनट वह उसके बगल में बैठा था। इस तरह उन्होंने एक और खुशहाल शाम बिताई, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि जब भी वह उससे थकने लगेगी या उस पर विश्वास करना बंद कर देगी तो वे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और उसे चुड़ैल की बेटी से शादी करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वह दिन में उसे अनुपस्थित पाकर अभ्यस्त हो गई और उन्होंने एक साथ खुशी से 12 महीने बिताए, और अंततः एक सुंदर सा लड़का पैदा हुआ। और वह जितनी खुश पहले थी, अब वो उससे दोगुनी खुश थी, क्योंकि जब वह अपने पति को नहीं देख पाती थी तो उसका बच्चा उसका साथ देता था। आखिरकार एक शाम जब वह और उसका बच्चा एक खिड़की खोलकर बैठे थे क्योंकि रात बहुत उमस भरी थी, एक चील उड़ी, बच्चे की कमरबंद को अपनी चोंच में लिया और उसके साथ हवा में उड़ गई। वह चिल्लाई और उसके पीछे खिड़की से बाहर निकलने ही वाली थी कि राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत गंभीरता से देखा। उसने सोचा कि उसने शादी के तुरंत बाद क्या कहा था, और उसने अपनी जुबान पर आने वाली चीखें और शिकायतें बंद कर दीं। उसने 1 और 12 महीने तक अपने दिन बहुत अकेले बिताए, जब एक खूबसूरत छोटी लड़की को उसके पास भेजा गया। फिर उसने खुद से सोचा कि इस बार वह अपने बारे में बहुत सतर्क रहेगी, इसलिए वह कभी भी खिड़की को कुछ इंच से ज्यादा खुला नहीं रहने देगी। लेकिन उसकी सारी चिंता व्यर्थ थी। एक और शाम जब वे सभी बहुत खुश थे और राजकुमार झूल रहा था, एक सुंदर ग्रेहाउंड उनके सामने खड़ा था। बच्चे को पिता के हाथ से लिया और आपके पलक झपकने से पहले ही दरवाजे से बाहर निकल गया। इस बार वह चिल्लाए और कमरे से बाहर भाग गई, लेकिन अगले कमरे में कुछ नौकर थे और सभी ने घोषणा की कि न तो बच्चा और न ही कुत्ता बेहोश हुआ है। उसे लगा किसी तरह जैसे ये उसके पति की गलती थी, लेकिन फिर भी उसने खुद पर नियंत्रण रखा और एक बार भी उसे फटकार नहीं लगाई। जब तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो वह मुश्किल से ही एक पल के लिए भी खिड़की या दरवाज़ा खुला रहने देती थी, लेकिन वह बच्चे को अपने पास रखने के लिए भी उतनी ही उत्सुक थी। एक शाम वे आग के पास बैठे थे जब एक महिला उनके पास खड़ी दिखाई दी। राजकुमारी ने बहुत डरकर अपनी आंखें खोली और उसे घूरने लगी, और जब वह ऐसा कर रही थी तो महिला ने अपने पिता की गोद में बैठे बच्चे के चारों ओर एक शॉल लपेटा
और या तो उसे लेकर जमीन में धंस गई या चौड़ी चिमनी से ऊपर चली गई। इस बार माँ ने उसे 1 महीने तक बिस्तर पर रखा। जब वह स्वस्थ होने लगी तो उसने अपने पति से कहा, मेरे प्यारे, मुझे लगता है कि अगर मैं अपने पिता, माता और बहनों से एक बार फिर मिलूं तो मुझे बेहतर महसूस होगा। अगर तुम मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाने की अनुमति दोगे तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, उसने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा और जब भी तुम्हें वापस लौटने का मन करे, रात को लेटते समय ही अपनी इच्छा बता देना। अगली सुबह जब वह जागी तो उसने खुद को अपने पिता के महल में अपने पुराने कमरे में पाया। उसने घंटी बजाई और कुछ ही देर में उसके माता पिता और विवाहित बहनें उसके चारों ओर आ गईं और उसे सुरक्षित वापस पाकर वे खुशी से रो पड़े। राजकुमारी अपना पहला बच्चा खो देती है। समय बीतने के साथ उसने उन्हें सारी बातें बता दी और वे नहीं जानते थे कि उसे क्या सलाह देनी चाहिए। वो अपने पति से पहले की तरह ही प्यार करती थी और उसने कहा कि उसे यकीन है कि वो बच्चों को जाने देने से नहीं बच सकता, लेकिन फिर भी वह एक और बच्चा पैदा करने से डरती थी। उससे छीन लिया गया। खैर, माँ और बहनों ने एक बुद्धिमान महिला से सलाह ली जो महल में अंडे लाती थी, क्योंकि उन्हें उसकी बुद्धि पर बहुत भरोसा था। उसने कहा कि एकमात्र योजना भालू की खाल को सुरक्षित करना था जिसे राजकुमार को हर सुबह पहनना था, और उसे जला दिया और फिर वह रात दिन एक आदमी की तरह रहने से नहीं बच सकता था और जादू खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी ने उसे ऐसा करने के लिए राजी किया और उसने वादा किया कि वह ऐसा करेगी। और 8 दिनों के बाद उसे अपने पति से फिर से मिलने की इतनी तीव्र इच्छा हुई कि उसने उसी रात यह इच्छा पूरी कर ली और जब वह 3 घंटे बाद जागी तो वह अपने पति के महल में थी और उसका पति खुद उसकी देखभाल कर रहा था। दोनों पक्षों में बहुत खुशी थी और वे कई दिनों तक खुश रहे। अब वो सोचने लगी कि कैसे उसे कभी भी इस बात से कोई परेशानी नहीं होती कि उसका पति उसे सुबह छोड़कर चला जाए, और कैसे उसे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वह सोने से ठीक पहले उसे सोने के प्याले में मीठा पे देना भूल जाए। एक रात उसने इसे पीने से मना कर दिया, हालांकि उसने ऐसा करने का दिखावा किया, और वह सुबह काफी जाग गई थी और उसने अपने पति को दीवार के एक पैनल से बाहर निकलते देखा, हालांकि उसने अपनी पलकें लगभग बंद रखी थीं। अगली रात उसने अपने पति के रात के पे में कुछ बूंदें डालीं, जो उसने पिछली शाम को बचाकर रखी थीं, और इससे उसे अच्छी नींद आ गई। वह आधी रात के बाद उठी, पैनल से गुजरी और कोने में लटकी एक सुंदर भूरे भालू की खाल देखी। फिर वह चुपके से वापस चली गई और नीचे बैठक की आग के पास गई और खाल को बीच में तब तक रखा जब तक कि वह पूरी तरह से राख न हो जाए। फिर वह अपने पति के पास लेट गई, उसके गाल पर एक चुंबन दिया और सो गई। अगर वह 100 साल तक जीवित रहती तो वह कभी नहीं भूलती कि अगली सुबह वह कैसे जागी और उसने अपने पति को दुख और गुस्से से उसे नीचे देखते हुए पाया। उसने कहा, दुखी महिला, तुमने हमें अलग कर दिया है। हमेशा के लिए। तुमने 5 साल तक धैर्य क्यों नहीं रखा? अब मैं चाहे या न चाहे, चुड़ैल के महल में 3 दिन की यात्रा करके उसकी बेटी से शादी करने के लिए बाध्य हूँ। मेरी रक्षा करने वाली खाल को तुमने जला दिया है, और जिस अंडा पत्नी ने तुम्हें सलाह दी थी, वो खुद चुड़ैल थी। मैं तुम्हें फटकार नहीं लगाऊंगा, इसके बिना भी तुम्हारी सजा काफी कठोर होगी। हमेशा के लिए अलविदा। उसने उसे आखिरी बार चूमा और अगले ही मिनट वह जितनी तेजी से चल सकता था, चल पड़ा। वो उसके पीछे चिल्लाए और फिर ये देखकर कि कोई फायदा नहीं है, उसने कपड़े पहने और उसका पीछा किया। वो कभी नहीं रुका, न ही पीछे देखा, और फिर भी वो उसे नज़र में रखती रही, और जब वह पहाड़ी पर होता तो वह खो में होती और जब वह खो में होता तो वह पहाड़ी पर होती। उसकी जान लगभग निकल चुकी थी। जब सूरज ढलने वाला था, वह एक गली में मुड़ा और एक छोटे से घर में चला गया। वो उसके पीछे रेंगती हुई चली गई और जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि एक सुंदर सा छोटा लड़का घुटनों के बल बैठा है और वो उसे चूम रहा है और गले लगा रहा है। यहाँ, मेरे बेचारे प्यारे, उसने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा बच्चा है। और वहाँ उसने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा जो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देख रही थी, वह चील है जो उसे ले गई। वो एक पल में अपने सारे दुख भूल गई, अपने बच्चे को गले लगा लिया और उसके ऊपर हंसते और रोते हुए
महिला ने उनके पैर धोए और उन पर मलहम लगाया, जिससे उनकी हड्डियों का सारा दर्द दूर हो गया और वे डेज़ी की तरह ताज़ा हो गए। अगली सुबह सूर्योदय से ठीक पहले वह उठा और चलने के लिए तैयार हो गया। ये है, उसने उससे कहा, एक चीज़ जो तुम्हारे काम आ सकती है। यह एक कैंची है और इससे तुम जो भी चीज़ काटोगे वह रेशम में बदल जाएगी। जिस क्षण सूरज उगेगा मैं तुम्हें और बच्चों को भूल जाऊंगा, लेकिन सूर्यास्त के समय मैं इसे फिर से पालूंगा। अलविदा। लेकिन वह बहुत दूर नहीं गया जब तक कि वह फिर से उसके सामने नहीं आ गई, अपने लड़के को पीछे छोड़कर। आज भी कल जैसा ही था, उनकी परछाइयां सुबह उनके आगे चलती थीं और शाम को उनके पीछे पीछे चलती थीं। शाम हो गई, वह कभी नहीं रुका और वह भी कभी नहीं रुकी, और जैसे ही सूरज ढलने लगा वह दूसरी गली में मुड़ गया और वहां उन्हें अपनी छोटी बेटी मिल गई। सुबह तक फिर से सब कुछ खुशी और सुकून भरा रहा और फिर तीसरे दिन की यात्रा शुरू हुई। लेकिन शुरू करने से पहले उसने उसे एक कंघी दी और कहा कि जब भी वह इसका इस्तेमाल करेगी उसके बालों से मोती और हीरे गिरेंगे। अभी भी उसे सूर्यास्त से सूर्योदय तक की याद थी, लेकिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह जादू के प्रभाव में यात्रा करता रहा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस रात वे उस जगह पहुंचे जहां सबसे छोटा बच्चा था और अगली सुबह सूर्योदय से ठीक पहले राजकुमार ने उससे आखिरी बार बात की। ये लो मेरी बेचारी पत्नी, उसने कहा, एक छोटी सी रील है जिसमें सोने का धागा है जिसका कोई अंत नहीं है और हमारी शादी की अंगूठी का आधा हिस्सा है। अगर तुम कभी मेरे घर आओगी और अपनी आधी अंगूठी मेरी अंगूठी में डालोगी तो मैं तुम्हें याद करूंगा। वहाँ एक जंगल है और जिस क्षण मैं उसमें प्रवेश करूंगा मैं हमारे बीच हुई हर बात को भूल जाऊंगा, जैसे कि मैं कल ही पैदा हुआ हूँ। अलविदा प्यारी पत्नी और बच्चे, हमेशा के लिए। तभी सूरज उगाया और वह जंगल की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि जंगल उसके सामने खुला और उसके बाद बंद हो गया, और जब वह ऊपर आई तो वह पत्थर की दीवार को तोड़ने की तरह ही अंदर नहीं जा सकी। उसने अपने हाथ मरोड़े और आंसू बहाए, लेकिन फिर उसने खुद को याद किया और चिल्लाया, लकड़ी, मैं तुम्हें अपने 3 जादुई उपहारों कैंची, कंघी और रील की कसम देती हूँ, मुझे अंदर जाने दो। और रील खुल गई और वह चलती रही जब तक कि वह एक महल, एक लॉन और जंगल के किनारे एक लकड़हारे की झोपड़ी के सामने नहीं आ गई, जहाँ वह महल के सबसे करीब थी। वह इस लॉज में गई और लकड़हारे और उसकी पत्नी से उसे अपने यहाँ काम पर रखने के लिए कहा। पहले तो वे तैयार नहीं हुए, लेकिन उसने उनसे कहा कि वो कोई वेतन नहीं मांगेगी और जब भी वे चाहेंगी उन्हें हीरे, मोती, रेशमी कपड़े और सोने के धागे दे देगी, और फिर वे उसे रहने देने के लिए राजी हो गए। कुछ ही समय में उसे पता चला कि एक युवा राजकुमार जो अभी अभी आया था युवा मालकिन के महल में रह रहा था। वह शायद ही कभी बाहर घूमता था और उसे देखने वाला हर कोई यह टिप्पणी करता था कि वो कितना खामोश और दुखी रहता था, जैसे कोई व्यक्ति किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रहा हो। बड़े घर के नौकर और घमंडी लोग लॉज में रहने वाली खूबसूरत युवती पर ध्यान देने लगे और अपनी बेबाकी से उसे परेशान करने लगे। मुख्य नौकर सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था और आखिरकार उसने उसे अपने साथ चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। ओह, वो कितना खुश हुआ और नौकरों के हॉल में उसने इस बात की कितनी डींग मारी। खैर, शाम हुई और नौकर लॉज में चला गया और उसे उसकी बैठक का कमरा दिखाया गया, क्योंकि लॉज कीपर और उसकी पत्नी उससे बहुत डरते थे और उन्होंने उसे अपने लिए 2 अच्छे कमरे दे दिए। खैर, वह एक छड़ी की तरह कठोर होकर बैठ गया और महल में होने वाले महान कार्यों के बारे में बड़े अंदाज में बात कर रहा था, जबकि वह चाय और टोस्ट तैयार कर रही थी। ओह, उसने उससे कहा, क्या तुम खिड़की से अपना हाथ बढ़ाकर मेरे लिए हनिस्कल की 1 या 2 टहनी काटोगे? और उसने कहा, मेरी जादुई शक्तियों के बल पर अपने सिर से सींगों का एक जोड़ा निकालो और घर के सामने गाना गाओ। जैसा उसने चाहा वैसा ही हुआ। वे दोनों कान के आगे से निकले और पीछे से मिले। ओह बेचारा! और वह कैसे चिल्लाया और दहाड़ा। और जिन सेवकों के सामने वह शेखी बघारता था वे जल्दी ही महल से निकल आए और मुस्कुराने लगे, गुनगुनाने लगे और चिमटे, फावड़े और तवे पर धुन बजाने लगे,
और वह गाली गलौज और कस्में खाने लगा और उसकी आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं और उसका चेहरा काला पड़ गया था और वह पागलों की तरह अपने पैरों को पीछे की ओर लात मार रहा था। अंत में उसे उस पर दया आ गई और उसने ताबीज उतार दिया और सींग जमीन पर गिर गए और वो उसे मौके पर ही मार देता, केवल वह उतना ही कमजोर था। पृष्ठ 127 पानी की तरह, और उसके साथी नौकर अंदर आए और उसे बड़े घर में ले गए। खैर, किसी तरह ये कहानी राजकुमार के कानों तक पहुंची और वो उस तरफ चला गया। खिड़की पर सिलाई करते समय उसने सिर्फ एक देहाती महिला की पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन इससे उसकी सुंदरता नहीं छिप रही थी और जब उसने उसे अच्छी तरह देखा तो वो बहुत हैरान हो गया, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति यह जानने के लिए हैरान होता है कि क्या उसके साथ बचपन में कुछ हुआ था या उसने सिर्फ सपना देखा था। खैर, चुड़ैल की बेटी ने भी इसके बारे में सुना और वो उस अजीब लड़की से मिलने आई और उसने उसे भूरे रंग के कागज से गाउन का पैटर्न काटते हुए पाया, और जैसे जैसे वह काटती गई, कागज सबसे बढ़िया रेशम बन गया जो उसने कभी देखा था। चुड़ैल की बेटी ने लालच भरी आंखों से देखा और उसने कहा, आप उस कैंची के बदले क्या लेना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं लूंगी, उसने कहा, लेकिन राजकुमार के कमरे के बाहर एक रात बिताने के लिए जाने दूंगी। खैर, गर्वित महिला भड़क उठी और कुछ भयानक कहने वाली थी, लेकिन कैंची काटती रही और रेशम हर इंच पर और भी बढ़िया होता गया। इसलिए उसने वही वादा किया जो लड़की ने उससे कहा था। जब रात हुई तो उसे महल में जाने दिया गया और वह तब तक लेटी रही जब तक राजकुमार इतनी गहरी नींद में नहीं सो गया कि वह उसे जगा नहीं सकी। उसने आहें भरते हुए और रोते हुए ये कविता उसके सामने गाई और रात भर गाती रही, लेकिन ये सब व्यर्थ रहा। 4 वर्ष तक मैं तुम्हारे साथ विवाहित रहा। मैंने तुम्हारे लिए 3 मधुर शिशुओं को जन्म दिया। नॉर्वे के भूरे भालू, क्या तुम मेरी ओर नहीं आओगे? भोर होते ही वह घमंडी महिला कक्ष में आ गई और उसे ले जाया गया, और जब वह महल से बाहर जाने लगी तो सींग वाले प्यादे ने उस पर जीभ निकाली। अब तक तो कोई भाग्य नहीं था, लेकिन अगले दिन राजकुमार फिर से वहां से गुजरा और उसे देखा और उसे विनम्रता से सलाम किया, जैसे एक राजकुमार एक किसान की बेटी को सलाम करता है, और वह आगे बढ़ गया और जल्द ही चुड़ैल की बेटी वहां से गुजरी और उसने उसे अपने बालों में कंघी करते हुए देखा और उसमें से मोती और हीरे गिर रहे थे। खैर, एक और सौदा हुआ और राजकुमारी ने एक और दुख भरी रात बिताई और वह भोर होते ही महल से बाहर निकल गई और प्यादा अपने पद पर था और अपने बदले का आनंद ले रहा था। तीसरे दिन राजकुमार वहां से गुजरा और उस अजनबी महिला से बात करने के लिए रुका। उसने उससे पूछा कि क्या वह उसकी सेवा के लिए कुछ कर सकता है, और उसने कहा कि वह कर सकता है। उसने उससे पूछा कि क्या वह कभी रात में जागता है। उसने कहा कि वह अक्सर जागता है, लेकिन पिछली 2 रातों से वह अपने सपनों में एक मधुर गीत सुन रहा था और जाग नहीं पा रहा था, और वह आवाज़ ऐसी थी जिसे उसने बहुत पहले किसी दूसरी दुनिया में जाना और पसंद किया होगा। उसने पूछा, क्या आपने सोने से पहले इन दोनों शामों में से किसी भी दिन कोई नींद वाली शराब पी थी? मैंने पी थी, उसने कहा। दोनों शामों को मेरी पत्नी ने मुझे कुछ पीने के लिए दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह नींद वाली शराब थी या नहीं। ठीक है, राजकुमार, उसने कहा, जैसा कि आप कहते हैं कि आप मुझे उपकार करना चाहते हैं, आप आज रात कोई भी शराब न पीकर ऐसा कर सकते हैं। मैं नहीं पीऊंगा, उसने कहा, और फिर वह अपनी सैर पर चला गया। खैर, राजकुमार के तुरंत बाद महान महिला वहां पहुंची और उसने अजनबी को अपने हाथ की रील का उपयोग करते हुए और उसमें से सोने का धागा लपेटते हुए पाया, और तीसरा सौदा हो गया। उस शाम राजकुमार गोधूली के समय अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसका मन बहुत व्याकुल था। तभी दरवाजा खुला और राजकुमारी अंदर आई और उसके बिस्तर के पास बैठकर गाना गाने लगी। 4 वर्ष तक मैं तुम्हारे साथ विवाहित रहा। मैंने तुम्हारे लिए 3 मधुर शिशुओं को जन्म दिया। नॉर्वे के भूरे भालू, क्या तुम मेरी ओर नहीं आओगे? 4 वर्षों तक मैं तुम्हारे साथ विवाहित रहा। मैंने तुम्हारे लिए 3 प्यारे बच्चों को जन्म दिया। नॉर्वे के भूरे भालू, क्या तुम मेरी ओर नहीं मुड़ोगे? नॉर्वे का भूरा भालू, उसने कहा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। क्या तुम्हें याद नहीं है, राजकुमार, कि मैं 4 साल तक तुम्हारी विवाहित पत्नी थी? मुझे याद नहीं है, उसने कहा।
उसने कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। क्या तुम्हें हमारे 3 बच्चे याद नहीं हैं, जो अभी भी जीवित हैं? मुझे उन्हें दिखाओ, मेरा दिमाग उलझन में है। हमारी शादी की अंगूठी का आधा हिस्सा, जो तुम्हारे गले में लटक रहा है, ढूंढो और इसे इस पर फिट करो। उसने ऐसा किया, और उसी क्षण ताबीज टूट गया। उसे अपनी सारी याददाश्त वापस आ गई, और उसने अपनी बाहें अपनी पत्नी की गर्दन के चारों ओर लपेट दी, और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। खैर, बाहर बहुत चीख पुकार मची और महल की दीवारें टूटने और चटकने की आवाजें आने लगीं। महल में मौजूद हर कोई घबरा गया और बाहर निकल गया। राजकुमार और राजकुमारी बाकी लोगों के साथ चले गए और जब तक सभी सुरक्षित रूप से लॉन पर पहुंचे, इमारत ढह गई और मीलों तक जमीन कांप उठी। उसके बाद किसी ने चुड़ैल और उसकी बेटी को कभी नहीं देखा। कुछ ही समय में राजकुमार और राजकुमारी अपने बच्चों को अपने साथ ले आए और फिर वे अपने महल के लिए निकल पड़े। आयरलैंड, मुंस्टर और उल्स्टर के राजा और उनकी पत्नियां जल्द ही उनसे मिलने आए और जो भी इसका हकदार है, वो नॉर्वे के भूरे भालू और उसके परिवार की तरह खुश रहे।